पूरे देश में कल मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से और आज से ही हम भी इसी मूड में हैं। तो देश के सभी लोगों को और हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डिम्पी आपको भी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और गणतंत्र दिवस के ये आता है ना पर्व, तो एक जो दिल्ली में परेड निकलती है, अरे वो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। हालांकि उस परेड को बच्चे तो कभी मिस नहीं करते, भले माँ बाप थोड़ा सा लेट हो जाए। आपका तो सौभाग्य रहा होगा कि आपने कई बार देखी। ग्राउंड पे भी देखा और मैंने तो आज तक टीवी पे ही देखी है। और टीवी पर देखने में हालांकि इतना आनंद आता है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जब आप वहाँ पर लाइव अगर राजपथ पर ही होती है, राजपथ पे ही होती है और करीब रहता है 4.5 से 5 किलोमीटर तक का पूरा रन, जो राष्ट्रपति भवन से शुरुआत होती है और बाद में वो लाल किले तक जाती है। जो पूरा दायरा है उसमें लोग आपको चारों तरफ खड़े हुए दिखेंगे। एक और चीज़ उसके अंदर इंटरेस्टिंग है, अगर किसी को 26 तारीख की सिक्योरिटी से कुछ और प्रॉब्लम है तो 23 तारीख को रिहर्सल भी होती है। और वो फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, तो चाहे तो आप 2 बार परेड देख सकते हैं, 23 तारीख को, 26 तारीख को। आमतौर पर मैंने ये देखा कि लोग है ना होली दिवाली पर अपने घर को मिस करते हैं, लेकिन डिम्पी की भावनाओं को आप देखिए, आज वो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली को अपने घर को मिस कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुंबई में भी आपको उतना ही आनंद आए। बिल्कुल, उतना तो नहीं आ पाएगा, लेकिन जितना ज्यादा आ पाए उतना बेहतर। लेकिन फिलहाल गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आगे बढ़ रहे हैं हम जरा ये देख लेते हैं आज के ट्रिगर कौन कौन से हैं, ऐसे ट्रिगर जो कि बाजार पर अपना असर डालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो है C2 फैक्टर, जिसके बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार इसमें कैसे आपको ध्यान देना है। पहली चीज, उसमें क्रूड और करेंसी दोनों से थोड़ी राहत है, करेंसी से थोड़ी ज़्यादा राहत है। इस चीज़ को आप समझें, क्योंकि ये 27 पे से मजबूती के साथ बंद हुआ है और ये लगातार दूसरा ऐसा सेशन है जब हमको मजबूती के साथ रुपया बंद होते हुए दिखा। निफ्टी 950 के पार। कल का आधे घंटे का सेशन बड़ा दिलचस्प था। 10 मिनट पहले ही खबर आई चंदा कोचर की FIR की, तो उसके बाद बैंक निफ्टी टूटा, बाद में यस बैंक के CEO की खबर आई तो वापस चल पड़ा। आज का सेशन कैसे रहेगा देखिए। L&T मारुति के 2 नतीजे हैं, अनुमान ये कह रहे हैं कि नतीजे शायद थोड़े कमजोर रह सकते हैं, इस पर ध्यान देना होगा। सरकारी बैंकों के साथ वित्त मंत्री सोमवार को बैठक कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए दिखेंगे वित्त मंत्री। अब आगे चलते हैं और जरा ग्लोबल मार्केट के संकेत वो आज पॉजिटिव आपने रखे हैं। कल US की नैस्डैक की बढ़त वो आपको ज़्यादा अच्छी लगी या फिर उतार चढ़ाव के बाद जो स्टेबल बंद हुआ है वो ज़्यादा ठीक लगा? देखिए, दोनों दिनों में कल और परसों डाउ ने एक इंटरेस्टिंग रुझान दिखाया है, वो ये कि निचले स्तर से हम रिकवर होंगे, बंद एकदम लोएस्ट लेवल पर नहीं होना है। हाँ, ये भी नहीं है कि हम सबसे ऊपर के लेवल पर बंद हो रहे हैं। फर्स्ट हाफ पॉजिटिव, मिडिल सेशन में नीचे और बंद होते होते रिकवरी। कमोबेश हमारे मार्केट में भी कल आप यही देखिए, ऐसा ही हुआ। मिडिल सेशन में कमजोर हुए और बंद होते होते फिर से रिकवरी। तो कुल मिलाकर ये कि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की जो लिमिट है वो कम हो रही है। पहले हम बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख रहे थे, 500-700 पॉइंट हर रोज डाउ ऊपर नीचे हो जाता था दिन के दौरान, और 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे बंद होना मामूली बात थी। तो अब वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, तो वोलेटिलिटी का कम होना भी एक अच्छा संकेत है। ठीक है, और वो संकेत बढ़िया है। दूसरी बात, कच्चा तेल और रुपया जो आपने कहा वो स्टेबल है। इनफैक्ट 2 दिनों से कच्चा तेल फिर से $61 $60 के आसपास रुक रहा है। रुपया मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, के आसपास आके रुक रहा है, तो इतना काफ़ी है हमारे लिए कि और कमज़ोर ना हो। और दूसरी बात ये कि हमारे बाजार भी कल थोड़ी सी निचले स्तरों से रिकवर होकर आखिरी घंटे में मजबूती दिखाने में कामयाब रहे। 10,800 के अहम लेवल को नहीं तोड़ रहे। तो ग्लोबल संकेतों को मैं आज पॉजिटिव मानकर चलता हूँ, स्पेशली जब एशिया की इतनी दमदार शुरुआत हुई है। हांगकांग के बाजारों को देखिए, इतनी तेजी के साथ ट्रेड करें, तो ग्लोबल संकेत हम आज पॉजिटिव लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। इसके अलावा FI से लेकर ट्रेंड तक वहाँ के रुझान क्या कहते हैं? FI के संकेत न्यूट्रल साइड पर है, नेगेटिव से न्यूट्रल हुए हैं। घरेलू संकेत पॉजिटिव हैं। FNO के संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं, लेकिन सेंटीमेंट पॉजिटिव किया है। और सेंटीमेंट पॉजिटिव करने के पीछे रीजन क्या है? सेंटीमेंट पॉजिटिव करने के पीछे 2 रीजन है डिम्पी। एक तो ये कि कल आखिरी घंटे में हमने अच्छी रिकवरी दी और खराब बंद नहीं हुए, 10,800 को हमने क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड किया। दूसरा, अगर ट्रेडर्स के पसंदीदा स्टॉक्स बढ़ें तो सेंटीमेंट उससे ठीक होता है। अगर आपका TCS और रिलायंस ही बढ़कर खाली मजबूती दिखाए, लेकिन किसी दिन यस बैंक बढ़े ना, तो ट्रेडर्स को रिलीफ मिलती है। खास तौर से ऐसे स्टॉक्स जिसमें वो कहते हैं कि पूरा गांव तेजी में है और लोग फंसे हुए हैं, अगर वो शेयर थोड़े ऊपर बढ़कर आते हैं तो काफ़ी लोगों को एग्जिट करने का मौका मिलता है, काफ़ी लोगों के लिए रिलीफ रैली होती है, किसी के लिए मार्क टू मार्केट जो लॉस है वो कम होते हैं। ज़रूरी नहीं कि यस बैंक में सबके भाव आ गए, बहुत दूर है वहाँ से, लेकिन फिर भी यस बैंक की जो ये तेजी है ये बहुत रिलीफ देने वाली है। तो इस लिहाज से इस तरह के शेयरों में जब है ना उछाल आता है तो वो सेंटीमेंट थोड़ा ठीक करता है ट्रेडर्स का, और हम उस हिसाब से यहाँ पर आज सेंटीमेंट पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। ट्रेंड न्यूट्रल है, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ होने की तैयारी फिर से कर रहा है।
ठीक है, इस बीच आज के निर्णायक लेवल पे आते हैं। 10,850 ये आज का निर्णायक लेवल है। हाँ, 10,850 निर्णायक लेवल के पीछे वजह ये है, आमतौर पर आप निर्णायक लेवल एक राउंड फिगर में देखते हैं 10,800 या 10,900, लेकिन रेंज जिस तरह से बन रही है, जिस तरह से 10,850 के लेवल के इर्द गिर्द बाजार वक्त बिताने की कोशिश कर रहा है, तो पहला कमजोरी का संकेत। और दूसरी बात है कि आप गैप से भी खुल रहे हैं, तो 10,850 के नीचे जाएंगे तो ही आप कमजोर होंगे। अब आप ऊपर कितना जाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये कि क्या आप निर्णायक लेवल के नीचे ट्रेड करते हैं। नहीं करते हैं तो चिंता की बात नहीं, पहली बात। दूसरा, बैंक निफ्टी है 27,250 और बैंक निफ्टी में भी वही हो रहा है, 27,250 के आसपास पिछले 2 दिनों से क्लोजिंग दे रहा है, 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे वाले मामले में। इसलिए ये दोनों लेवल आज निर्णायक के तौर पर है। ट्रेडिंग रेंज में डिम्पी कल और आज में कोई खास बदलाव नहीं, हल्का सा बदलाव है, मामूली सा, क्योंकि 18 पॉइंट निफ्टी कल ऊपर बंद हुआ है, हल्की सी ट्रेडिंग रेंज ऊपर आई है बस। 10,800 10,900 छोटी वाली रेंज कल वाली ही है, कोई बदलाव नहीं। जो मीडियम रेंज है उसमें मैंने निचला स्तर थोड़ा सा ऊपर किया, 10,750 की जगह 10,775 मीडियम रेंज है, 10,925 ऊपर का सेम है। एक्सट्रीम रेंज में 10,750 किया जो कि कल 10,700 था, ये ऊपर आया है थोड़ा सा, और 10,950 ऊपर वाली रेंज है, वही है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की रेंज में कोई बदलाव नहीं है, छोटी रेंज वही है, लगभग 27,400 की जगह मैंने 27,350 किया ऊपर की तरफ, 27,150 हमने कल भी दिया था नीचे की तरफ, परसों भी दिया था, और आप देखिए दोनों दिन 27,150 के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, अपनी छोटी रेंज के निचले लेवल से ही, वहीं से रिकवरी आई है, वहीं से आई है दोनों दिन। तो ये है 27,050 27,450 मीडियम रेंज है बैंक निफ्टी की, और अगर गलती से इसके बाहर निकले संभावना कम है तो 150 पॉइंट और जोड़ लीजिए, 26,900 नीचे की तरफ, 27,600 ऊपर की तरफ, संभावना बहुत कम है। ठीक है, अब आइए 1-2 लेवल आपको और बता दूं। 10,800 दिन के लिए निफ्टी पर बेहद अहम मजबूत सपोर्ट लेवल मानकर आप चल सकते हैं। कल भी ऐसे हुआ, 2 दिनों से नहीं तोड़ रहे हैं, एक बार डिप किया होगा थोड़ा सा 2-5 कल सिर्फ 2 पॉइंट का डिप था, 798 का डिप था, वो कल दोनों बार ही 800 से आया एग्जैक्टली, तो वो नहीं जाएगा। और इसलिए कल आपको ध्यान हो, 2:30 बजे भी हम ये बात कर रहे थे कि देखिए 10,800 के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी नहीं, तो डरने घबराने की जरूरत है नहीं। बैंक निफ्टी 27,150 है, ये इंट्राडे सपोर्ट लेवल आज के लिए। अब ऊपर की तरफ जो अहम लेवल है, जैसे नीचे अहम है तो ऊपर भी है, 10,925 एक्शन मजबूती, मतलब कॉन्फिडेंस लौटने वाली जो जगह है वो 10,925 है। इसके पार निकलो फिर मजा आएगा, 27,500 इसके पार निकलो फिर और मजा आएगा। तो ये 2 लेवल हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ। क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रिवाइज हुआ है, ऊपर आया है थोड़ा, 10,750 में कल तक आपको कह रहा था कि 10,750 के नीचे बंद हो तो तेजी की पोजीशन कम करे, इसको मैंने 10,800 कर लिया। अब 10,800 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है आज तो आपको तेजी की पोजीशन कम कर लेनी है, अदरवाइज कोई चिंता नहीं। और 27,250 बैंक निफ्टी, ये स्टॉप लॉस बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल उसके बेहद करीब बंद हुए। तो बैंक निफ्टी में अब आपके पास है क्लोजिंग बेसिस पर नीचे जाने की जगह है नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीकली एक्सपायरी कल खत्म हो गई, आज से वीकली और मंथली भी मान लें, तो 27,250 के नीचे ना बंद हो, नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये है आपके लिए दोनों ही क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, ये रेंज आपने निफ्टी बैंक निफ्टी करे, लेकिन ट्रेडर्स के मन में एक और क्वेश्चन भी चल रहा है जो अमूमन मेरे मन में भी है कि ये जो मार्केट के अंदर पिछले 2-3 दिन से एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हुई है, कल भी टूटा, उसका कल टूट के वापस से रिकवर हुआ, ये ऐसे ही चलेगा बजट तक? नहीं, आप इसको एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी क्यों कह रहे हो? रेंज तो छोटी है ना। नहीं, रेंज छोटी है, लेकिन उसके बीच में भाप पाना कि हाँ बाजार कैसे चलेगा, ये मुश्किल है। हाँ, ये बड़ा मुश्किल, मतलब आप बात सही है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में बड़ा पैसा बनाना मुश्किल है, क्योंकि देखते ऐसे लग रहा है अभी टूटा और देखते। मैं आपको बताऊं, कल भी और परसों भी क्लोजिंग में हमने दोनों दिन जो स्ट्रेटेजी दी 2:30 बजे, मैं आपको फिर कहता हूं कि ऐसा नहीं कि सुबह 8 बजे या सुबह 9:08 पर आप सुन रहे हैं, तो 2 से 2:30 बजे के बीच में जो डेटा निकल कर आते हैं क्लोजिंग बेसिस पर, और आखिरी 1 घंटे का ट्रेड मिलता है, वो बड़ा कमाल का होता है। और दोनों दिन से देखिए, परसों हमने कहा था शॉर्ट करिए, कल कहा था लॉन्ग करिए, और दोनों ही चीज़ एकदम परफेक्ट निकली। पॉइंट क्या है, 10,830 पर कल तेजी करने की बात की थी, 10,800 स्टॉप लॉस और 10,860 एग्जैक्टली 10,865 कुछ गया। ट्रेड बनेगा, लेकिन आपको निफ्टी के ट्रेड में, बैंक निफ्टी के ट्रेड में उम्मीद कम कर लेनी है। देखो कभी कभी ऐसा ट्रेड बनता है, देखो आपको याद है मैं कई बार कहता हूँ इस लेवल के पार निकला तो ये तो मतलब 100-150 पॉइंट ऐसे चुटकियों में बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। और कभी मैं कहता हूँ कि यार करो ही मत, और करो तो 25-30 पॉइंट से खुश हो जाओ। तो आपको मार्केट क्या कह रहा है उसको सुनने की कोशिश करो। मार्केट ये कह रहा है कि भाई मैं 25-30 पॉइंट से ज़्यादा आपको दिन में बनाने नहीं दूंगा, 1 या 2 राउंड कर लो आप, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको एंट्री लेवल
और छोटे प्रॉफिट के लिहाज से, ये समझ में आना ज़रूरी है। इसलिए ये पॉइंट सही है कि आपको वॉलेटिलिटी मिल रही है, लेकिन रेंज बहुत छोटी है और इस छोटी रेंज में पैसा बनाना आसान काम नहीं। सेम कल बैंक निफ्टी भी हम यही बात कर रहे थे कि आप ले लीजिए 27,300 तो मिलेगा ही मिलेगा, 27,200 के नीचे बैंक निफ्टी था या उसके आसपास था तो 7500 पॉइंट मिल गए, तो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेंज आज जाने कि बाय और सेल करें, क्योंकि लास्ट के क्लोजिंग सेशन के जो डाटा बड़े इंपॉर्टेंट है। आज हमने रेंज तो एक बार देख लिए, एक बार जरा कल का प्रोमो भी देख लेते हैं। कल हमने दोपहर में क्या बात की थी, फिर आज निफ्टी के अंदर बाय और सेल देखेंगे। तो 10,800 आपका स्टॉप लॉस है तेजी की पोजीशन पे, 10,850 10,860 बस उतना। बैंक निफ्टी पे कैश लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। 27,200 27,225 की रेंज में एंट्री करनी है आपको, खरीदना है। 27,300 पहला टारगेट है। 10,860 जहां हम उम्मीद कर रहे थे लगभग उसी लेवल के आसपास बंद होता दिख रहा है निफ्टी। एग्जैक्टली 30 पॉइंट बढ़ा है आखिरी 1 घंटे में, काम हो गया है। 27,300 बैंक निफ्टी ये लेवल भी आ चुका है ऊपर की तरफ का। तो सुबह शाम बाजार खुलने से पहले, बाजार खुलने के दौरान और बाजार की क्लोजिंग के समय जो भी लेवल्स आपके सामने इंडेक्स के रख रहे हैं वो बिल्कुल सिद्ध साबित होते हैं। मैं बताऊं आपको कि सीरियसली बताता हूं कि मॉर्निंग में एनालिसिस करना आसान है, 8 बजे सबसे आसान है, 9:08 में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उस समय प्री ओपनिंग सेशन है। सबसे मुश्किल काम 2:30 बजे का है, क्लोजिंग का, क्योंकि आखिरी 1 घंटे में आपको करना। और मैं चैलेंज से कहता हूं कि कोई 2:30 बजे का एनालिसिस करके दिखाए। मुझे सबसे ज़्यादा डर 2:30 बजे का एनालिसिस करने में लगता है, क्योंकि 1 ही घंटा है आपके पास और उस 1 घंटे में एक्शन भी होना चाहिए, उससे बाजार भी चल रहा और उसी डायरेक्शन में भी होना चाहिए। मतलब कल अगर आप 10,830 पे निफ्टी, तो आपको बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये 10,800 जाएगा, 10,860 जाएगा। और स्पेशली तब जबकि संकेत भी आपके पास मिक्स से हों। डाउ फ्यूचर सुस्त है, रुपया थोड़ा सा मजबूत है, दिन भर से आप लाल निशान में हो। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन जो एक्शन होता है, तो ये 2:30 बजे वाला काम बड़ा मुश्किल है। उम्मीद करते हैं मुश्किल काम हमेशा की तरह आसान भाषा में आप बताते ही रहेंगे। अब जरा निफ्टी के अंदर आज के बाय और सेल के ट्रेड कैसे कैसे ले। 10,800 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदना है, ये तो सिंपल तरीका है क्योंकि गैप से ओपनिंग की बात हम कर रहे हैं। अगर गैप से ओपनिंग की बात नहीं होती तो फिर मैं ये लिखता था कि 10,800 के नज़दीक खरीदिए, स्टॉप लॉस नीचे का लगाएंगे 10,750 75 का। लेकिन चूंकि ऊपर खुल रहे खुलेंगे भी, कोई डाउट नहीं है मुझे, इसलिए 10,800 का स्टॉप लॉस है आपका। 10,900 10,925 10,950 3 टारगेट हैं आपके लिए निफ्टी पर। 10,925 से 10,975 की रेंज में बेचना है किश्तों में, 3 किश्तों में, 925 50 और 75 पे। एक बेचना है तो 50 पे बेचिए, 2 बेचना है तो 25 और 50 पे बेचिए, और 3 बेचना है तो तीनों ही लेवल आपके सामने। जिनको सिर्फ एक बेचना है 10,950 पे बेचेगा। स्टॉप लॉस तीनों के लिए 11,000 ही रहेगा, 11,000 का स्टॉप लॉस है। नीचे की तरफ आपको फिर से 10,900 10,875 तक मिल सकता है, हो सकता है 10,900 ही मिले, इससे ज़्यादा नहीं मिले। वहीं पर शॉर्ट को काट लीजिएगा, लेकिन बेचिएगा ज़रूर। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं बेचना है, 11,000 हाँ बिल्कुल बेचना है। मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा है फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बेचना है, बेचने में रुके मत। हाँ ठीक है ना, चांस तो लेना ही चाहिए। अगर आप चांस नहीं लेंगे, काउंटर ट्रेड नहीं करें, जिसको काउंटर ट्रेड करना नहीं आता उसके लिए मार्केट में हर वक्त पैसा बनाना मुश्किल काम है। आपको दोनों तरह से आना चाहिए, ट्रेंड के साथ भी और ट्रेंड के विपरीत भी, तभी तो मजा है, तभी मजा है। सही बात है ना। तो आप एक तरफ स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं, एक पूरे महासागर में स्विमिंग करते हैं, दोनों का मजा अलग अलग है। ओके, बैंक निफ्टी खरीदना है। वैसे मैं कह सकता था 27,150 के आसपास खरीदिए, बेस्ट है। 27,050 कल वाला जो लेवल है वहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन आज यहाँ भी लग रहा है थोड़ा ऊपर खुल सकते हैं, तो फिर 27,150 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 350 400 और 500 ये 3 लेवल है 27,500 तक के, जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी है। 27,450 से 27,500 की रेंज में बेचना भी है, और डिम्पी फिर यहाँ भी ये कहूँगा, हाँ बेचना चाहिए, चांस लेना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, बेचना चाहिए, डेफिनेटली बेचना चाहिए। 27,500 के आसपास, 27,600 आपका स्टॉप लॉस है। 350 और 250 मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, बल्कि 27,300 पे ही शॉर्ट काट लें तो भी हर्ज नहीं। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हुए जिसमें बाय और सेल की एंट्री और स्टॉप लॉसेस आपको क्या रखने हैं। पीसीआर 1.4 हुआ है, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं, कुछ नहीं, आराम शांति है। विक्स भी 17.5 का, इसको भी शांति। अच्छा, 3 शेयर हैं जो एफ एंड बैन के अंदर हैं। जेट एयरवेज जिसमें कल वापस से तेजी बनती हुई दिखी, रिलायंस कैपिटल और जैन इरिगेशन, जो कल शर्मा जी भी कह रहे थे कि इस शेयर पर ध्यान रखें, ये आपके लिए बजट का एक बेहतर शेयर हो सकता है। अब आते हैं जरा एफआईज और एफ एंड के आंकड़ों पर, फिर मैं कुछ नंबर्स पे भी आऊँगा शेयर्स पे। पहले जरा एफआईज के आंकड़े, यहाँ पे न्यूट्रल है और डीएस पॉजिटिव।
न्यूट्रल इसलिए लिखें कि देखिए 95 करोड़ का कैश में बिकवाली, लेकिन सामने 571 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की है एफआई ने। तो नेट स्टॉक्स में लगभग आप कह सकते हैं 500 करोड़ की खरीदारी है, उतनी ही 500 करोड़ की इंडेक्स में बिकवाली है। तो इसलिए मेरे लिए वो आंकड़े न्यूट्रल है। इंडेक्स में ऑप्शन में अच्छी खरीदारी की है एफआई ने 924 करोड़ की, लेकिन उसमें ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो सीरीज के अंत में जब हम पहुंच रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऑप्शंस में पोजीशन थोड़ी सी एफआई ने काटी है। तो उस लिहाज से मेरे लिए आंकड़े हैं न्यूट्रल। घरेलू फंड के आंकड़े पॉजिटिव इसलिए कि 390 करोड़ की उन्होंने की है खरीदारी, तो आंकड़े ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब जरा एफ&ओ के आंकड़ों पे भी आ जाते हैं। एफ&ओ की ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10,850 ही क्यों फाइंड आउट हुआ, और 10,800 क्यों बार बार पक्का सपोर्ट बन रहा है? कल भी 2 बार अटेम्प्ट लिए, लेकिन 10,800 नहीं तोड़ पाए। 10,800 तो नहीं टूटेगा, ये तो आप मान लो, बहुत मुश्किल है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 10,800 के पुट पर 36 लाख शेयरों का। तो जाहिर सी बात है कि आपको वहां रुकना है, सपोर्ट ले ही लेना है। और 2 दिन से नहीं तोड़ा, तब आज आप गैप से खुलने के बाद क्या तोड़ोगे? तब तो आपके लिए ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं एक्सपायरी के हफ्ते में तोड़ूंगा कि नहीं तोड़ूंगा इसको। तो 10,800 आपके लिए अच्छा सपोर्ट आ गया। देखिए, तेजी करने का मजा ही डिम्पी तभी है जब आपको ये पता हो कि आपका स्टॉप लॉस लेवल कहाँ साफ है, रिस्क कहाँ है। और इस वक्त 10,800 के नीचे की रिस्क नहीं है, तो फिर आपको डिसाइड कर लेना है कि कितनी तेजी करनी है 10,800 को स्टॉप लॉस समझकर। 10,900 पर क्यों रुकेंगे? क्योंकि 10,900 के पुट पे 22 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 36 लाख शेयर है। ये इंटरेस्टिंग है। जितनी ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन 10,800 के पुट पर है, उतनी ही 10,900 के कॉल्स पे है। तो ये 10,900 के ऊपर खुलेगा, मुझे नहीं लगता, मुश्किल है। 10,900 10,925 की रेंज में खुल गया तो फिर बढ़ना मुश्किल है। जितना नीचे खुले उतना बढ़ने के चांस बेहतर है। तो इसलिए 10,900 के आसपास खुल जाए उतना काफ़ी है, मतलब वो भी बढ़िया ही माना जाएगा। 10,900 को हाँ, लेकिन मार्केट है, बाजार थोड़ा हल्का भी हुआ है, पुट कॉल रेशियो नीचे भी आया है। तो अगर 10,900 असली शॉर्ट कवरिंग जो आपको देखनी ना, वो 10,925 कैश में पार करके हम टिकेंगे ना, तब आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। ये निफ्टी का लेवल्स है। 10,850 इसलिए निर्णायक लेवल है, पिछले 2 दिनों से दिन के दौरान उसी लेवल के इर्द गिर्द वक्त बिता रहा है मार्केट। अब बैंक निफ्टी बिल्कुल 1.5 लाख शेयर कम हुए हैं कल ओपन इंटरेस्ट में से। वीकली एक्सपायरी का दिन था, प्रीमियम थोड़ी सी घटी है, 50-51 पॉइंट पर आई है। अब ये वीकली भी है और मंथली भी है। 27,000 और 27,500 ये एकदम परफेक्ट वेल डिफाइंड रेंज है बैंक निफ्टी की। 27,000 के नीचे इसको जाना नहीं है, 27,500 के ऊपर जाने की जल्दी है नहीं। 9 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दोनों जगह बना है। 27,500 बहुत क्रूशियल है, और वो इसलिए है कि 27,500 के पुट में भी 8 लाख शेयर हैं और कॉल्स में भी लगभग 8-9 लाख शेयर, बराबर का मामला है। तो 27,500। अब एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर बैंक निफ्टी ने 27,500 पार किया और टिक गए और क्लोज दे दी, तो बैंक निफ्टी में आग लगेगी। ये आग लगने का लेवल आ रहा है अब, है दूर, 250 पॉइंट 200 पॉइंट दूर है, लेकिन 27,500 के ऊपर बंद होने के संकेत डिम पे आ गए ना, फिर बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। फिर एक्सपायरी के पहले आपको 27,700 27,750 मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में 27,500 के ऊपर की क्लोजिंग, और वो भी वीकली आज मिल जाए तो क्या कहने का। अब होगी नहीं होगी कहना मुश्किल है, लेकिन हो गई तो बैंक निफ्टी जो भागेगा, निफ्टी देखता रह जाएगा। एक कल आप कह रहे थे कि कॉल राइटिंग बाजार के अंदर काफी ज्यादा हुई है, उसमें कितना फर्क पड़ा है कॉल राइटिंग? ये इंटरेस्टिंग चीज है, कल हुई नहीं, ये परसों तक थी। कल इनफैक्ट पुट राइटिंग हुई है 10,800 के लेवल, और इंटरेस्ट भी ओपन इंटरेस्ट खाली 1 लाख शेयरों से बढ़ा। तो ये कॉल राइटिंग पिछले 2 दिनों में हुई है। यही इंटरेस्टिंग चीज है कि ये कहाँ काटेंगे, ये 10,925 के ऊपर काटेंगे अपनी शॉर्ट्स को। इसलिए पहले 10,925 को पकाना पड़ेगा। बिल्कुल, 10,925 के पार निकल के टिकने पे आपको 50 पॉइंट चुटकियों में मिलेंगे शॉर्ट कवरिंग की वजह से। 10,925 के ऊपर टिकना जरूरी है आपको। लगता नहीं कि इतना जल्दी से बाजार उसको भागने की तैयारी में 10,925 के ऊपर, लेकिन हो जाए तो फिर मजा आएगा। और फिर बैंक निफ्टी भी 27,500 पार करके टिके, तो दोनों में एकदम से बढ़िया वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक है, तो सारे के सारे लेवल्स आपने अभी देखे निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब सीधा स्टॉक्स पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे देखना। तो आज का स्टॉक, क्योंकि नंबर कहीं अर्निंग चल रहा है, ना एक ही है स्टॉक ऑफ द डे, बायोकॉन। बायोकॉन का फ्यूचर्स खरीदने की राय आपको याद है, हम 5-7 दिन से पहले भी बोले सर, ये 2 दिन से भी बोले कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। सिंजिन के रिजल्ट देखने के बाद तो कॉन्फिडेंस बढ़ भी गया था, है ना, कि बायोकॉन के रिजल्ट अच्छे आएंगे, आए भी।
बढ़िया रिजल्ट है, कोई डाउट ही नहीं, मतलब परफॉर्मेंस इतनी दमदार है, ऑपरेशनली बहुत बढ़िया काम किया है कंपनी ने, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा अंदाजा था बाजार को कि रिजल्ट अच्छा आएंगे, लेकिन उसके बावजूद 2 दिनों से 670 के आसपास फ्यूचर्स वक्त बिता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रिस्क तो कम है। 665, इसलिए मैं बहुत छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, सिर्फ 5 रुपये का। 665 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 680, 690 2 टारगेट के लिए बायोकॉन का फ्यूचर खरीदा जा सकता है आज के लिए। ठीक है, बायोकॉन के जरा लेवल आप नोट कर लें, और ये 680, 690 2 टारगेट के तौर पर है। 665 का रखें स्टॉप लॉस। ये आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे है। आज का हीरो भी है वो, लेकिन हम 9 बजे से 9:05 के बीच में आपके सामने रखेंगे, तब आप आज का हीरो शेयर भी जान पाएंगे। रिसर्च टीम भी पूरी मेरे साथ जुड़ रही है, आपको रजत बताएंगे नंबर्स जो कि कल आए हैं और कुछ नंबर्स आने हैं। साथ ही दीपाली हमको कुछ खबरों वाले शेयर्स बताने वाले हैं और दिवांश हमको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। लेकिन कल का सुपरस्टार जाते आते येस बैंक ने बाजार को बड़ा सपोर्ट किया। आज सबसे ज़्यादा आतुरता जानने की यही है कि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आखिरकार उस पर क्या कह रही है। तो इस क्रम को थोड़ा सा तोड़ते हुए सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ दिवांशी में को येस बैंक की ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट बताएं, फिर सिलसिलेवार तरीके से नंबर जानेंगे। बिल्कुल, आज येस बैंक यहाँ पे जिस तरह से सीईओ की नियुक्ति होती हुई दिख रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस है वो ये मान के चलते हैं कि अब जो अनिश्चितता है स्टॉक को लेके वो थोड़ी ना थोड़ी अब खत्म होती हुई दिख रही है। लेकिन अभी भी एक जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस है जिन्होंने अपने लक्ष्य नहीं बढ़ाए उनके लिए एक ही मेजर चिंता है, वो है असेट क्वालिटी और डाइवर्जेंस की रिपोर्ट। आरबीआई से अगर डाइवर्जेंस की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसके बाद एक स्टॉक की री रेटिंग फिर से संभव है, तो इसको लेके काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने अपग्रेड्स नहीं किए हैं। इनफैक्ट नोमुरा ने न्यूट्रल की रेटिंग रखी और टारगेट प्राइस भी कट किए हैं आरबीआई की डाइवर्जेंस की चिंता में। लेकिन इसके अलावा मैक्वायरी, सीएलएसए, डॉइश बैंक, यूबीएस, ये सारे ही ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी पॉजिटिव हैं और ये मान के चल रहे हैं कि अब जो स्ट्रैटेजी होगी वो देखनी होगी कि इससे बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग होती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ज़्यादातर टारगेट अब बड़े भी आ रहे हैं, 280, 310 इस तरह के टारगेट आ रहे हैं। रणवीर गिल का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था, तो कल एकाएक उनके नाम आने से इतनी खुशी क्यों हुई? इनके नाम को लेकर तो कोई मार्केट को आइडिया नहीं था। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आइडिया नहीं था, थोड़ा तो था कि लेकिन उनका नाम ज्यादा चल रहा था कि उनका नाम हो सकता है। 2 ज्यादा कंटेनर दिख रहे थे, एक तो बाहर से अगर आना था तो गिल साहब आने थे, अंदर से होना था तो मोंगा साहब होते थे। बाजार को ज्यादा पसंद ये आया कि कोई बाहर से आए, इस वजह से ये स्टॉक, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली राणा कपूर के एक्सटेंशन नहीं मिलने के बाद येस बैंक आधा क्यों रह गया, क्योंकि लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि राणा कपूर के अलावा भी कोई येस बैंक को चला सकता है उतनी बेहतर तरीके से, उतनी मजबूती से। तो फिर 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो अंदर से आप किसी को प्रमोट करके बनाएं, और अंदर से प्रमोट करके बनाने में मार्केट का वो कॉन्फिडेंस नहीं आता गवर्नेंस को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर जो चाहिए था। इस वजह से स्टॉक 50% गिरा, ऊपरी स्तरों से आधा रह गया। रवनीत गिल साहब जब आए तो उनके साथ डॉइश बैंक का लंबा एक्सपीरियंस है और वो एक तरह से आउटसाइडर भी माने जा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली येस बैंक जो चलना है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एसेट क्वालिटी के दम पर चलना है। इसलिए आप ये देखिए कि जो देवांशी कह रही कि ब्रोकरेज हाउस क्यों अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, कि परफॉर्मेंस भी तो देखनी है। चेहरा बदल गया है, अच्छी बात है, और वो चेहरा बदलने की कितनी प्रीमियम देंगे? 25%। वो मिल गई। 170 से स्टॉक जो 225 आया है वो हो गया। वो इसी वजह से हुआ कि कोई आउटसाइडर आ रहा है। यही अगर मोंगा साहब होते हैं तो ये 175-80 पे आकर रुक जाता था, ये 175-80-90 इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। तो ये बाहर वाला जो चेहरा आकर येस बैंक में बैठा है, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लोगों का और बढ़ा है कि नहीं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी या ज़्यादा गवर्नेंस बेहतर होगी। इस लिहाज से मुझे लगता है बाजार ने जो कल रिएक्शन दिया, लेकिन अब यहाँ से येस बैंक को चला, मेरे ख्याल से रवनीत गिल साहब का अपॉइंटमेंट इस प्राइस में आ चुका है। अब यहाँ से 235-40 कुछ हो जाए और तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। अब येस बैंक में जो होना था वो सब हो गया खबरों के दम पर। अब जो चलेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से चलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे चलेगा। लेकिन इस बीच एक यूबीएस का भी आप देख लीजिए, वो सिर्फ सेल कह रहे हैं 150 का टारगेट के लिए। खैर आज पे आगे हम चर्चा करेंगे कि यूबीएस को ऐसा क्या दिखा कि उसने 150 का टारगेट दिया, वो भी सेल के साथ। आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच रजत हमको ये बताने वाले हैं कि आज के पहले तो नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं और जो नंबर्स आ चुके हैं उसका कैसा लेखा जोखा, कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ समझते जाइए। फटाफट से रजत आपको बताते हुए चलेंगे। बताएं सर। बिल्कुल, सूची बहुत लंबी है, लेकिन सबसे पहले जो नतीजे आने वाले हैं उसमें आज मारुति और एल&टी निफ्टी कंपनियां असर डालेंगी निफ्टी पे, और नतीजे आज ये दोनों ही कंपनियां जो हैं वो पेश करने जा रही है। मारुति और एल&टी पे नजर है। इसके अलावा वायदा सेगमेंट में जहां पर नतीजे आने हैं उसमें दीवान हाउसिंग और बैंकिंग क्षेत्र में इंडियन बैंक के नतीजे आज जारी होंगे। इसके अलावा जीएसएफसी और एमएनएम फाइनेंशियल
ये कुछ ऐसी कंपनियां जो आज के सत्र में नतीजे पेश करेंगी। कैश सेगमेंट में जो हम नतीजे क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, सूची बहुत लंबी है, लेकिन गति ग्रुप फाइनेंस के नतीजों पर नजर होगी और नीलकमल लगातार टूटता स्टॉक, इसमें भी नतीजे आज के सत्र में जारी होने जा रहे हैं। CDSL और वक्रांगी जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। रिजल्ट्स के चलते IOB, JT, EKT और एस्टेक लाइफ, V2 रिटेल जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखी जा सकती है। लेकिन जो नतीजे आ गए, पहले तो जी मीडिया, ये डिस्क्लोजर है कि जी बिजनेस जो चैनल देख रहे हैं वो जी मीडिया कॉप का ही है। मुनाफा 10.3 करोड़ से बढ़कर 27.2 करोड़ हुआ है। आय 158 करोड़ से बढ़कर 194 करोड़ और जो एबिटा परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, 38.6 करोड़ से बढ़कर 57.8 करोड़ का एबिटा। मार्जिन 27% से बढ़कर पहुंच गया 29.8% YoY बेसिस पे। एम्फेसिस एक और कंपनी जिस पे मुनाफे की फिगर 271 करोड़ से बढ़कर 278 करोड़ आई है। इनका जो आय है वहां पर भी इजाफा देखने को मिला और 1971 करोड़ की फिगर पोस्ट करी है वर्सेस 1915 करोड़। मार्जिन हालांकि यहां पर थोड़े से गिरे हैं, 16.4% से घटकर 15.8%। फाइजर के नतीजे ठीक नजर आ रहे हैं, जिसमें मुनाफा 87 करोड़ से बढ़कर 132 करोड़ है। आय 457 करोड़ से बढ़कर 514 करोड़ की आई है। तो दोनों ही लिहाज से नतीजे बेहतर और एबिटा परफॉर्मेंस तो बहुत बेहतर है, 118 करोड़ से बढ़कर 154 करोड़। मार्जिन 26% के थे जो बढ़कर हो गए हैं 30%। क्वेस्ट कॉप यहाँ पर 61 करोड़ से 64 करोड़ के फिगर मुनाफे के तौर पे और आय के तौर पे भी 1584 करोड़ से बढ़कर 2172 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है और एबिटा परफॉर्मेंस बेहतर 91 करोड़ से बढ़कर सीधा 119 करोड़ का एबिटा क्वेस्ट कॉप ने पोस्ट किया। मार्जिन फ्लैट ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं, 5.5% है, पिछली बार 5.7% थे। रिलायंस पावर के नतीजे कमजोर हैं, मुनाफे की फिगर 280 करोड़ से घटकर 189 करोड़ है और जो आय है उसमें 2495 करोड़ से घटकर 2100 करोड़ की आय यहाँ पर पोस्ट की है। एबिटा परफॉर्मेंस भी यहाँ पर कंपनी की उतनी बेहतर नहीं है। इकरा के नतीजे 26.4 करोड़ पे मुनाफा बिल्कुल अनचेंज्ड है, 83 करोड़ से आय बढ़कर पहुंच गया 85 करोड़। इसके अलावा सेंटेक्स यहाँ पर नतीजे ठीक नजर आ रहे हैं ऑपरेटिंग लिहाज से, 21 करोड़ के मुकाबले 26 करोड़ का तो मुनाफा है, लेकिन ऑपरेटिंग अगर देखें एबिटा तो यहाँ पर 58 करोड़ से बढ़कर 129 करोड़ का एबिटा इस कंपनी ने पोस्ट किया और जो मार्जिन है वो 6.9 करोड़ से बढ़कर 15.5% पहुंचते हुए नजर आए। तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज फोकस में रहने वाला है। आय हालांकि थोड़ी घटी है। इसके अलावा भारत बिजली, यहाँ पर भी आय थोड़ी सी घटी है, लेकिन मुनाफे की फिगर 9.7 करोड़ से बढ़कर 18.9 करोड़ है और साथ ही साथ यहाँ पर जो एबिटा है वहां पर भी इजाफा ही देखने को मिला है। मार्जिन 6.2% से बढ़कर 8.4% रहे हैं। तो भारत बिजली बेहतर नतीजे हैं। और आखिर में है नेल्को, अगर सालाना आधार पर देखें तो 3.4 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ के फिगर मुनाफे के तौर पे और रेवेन्यू के तौर पे 37 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ के फिगर है, लेकिन तिमाही दर तिमाही आधार पर नतीजे उतने एनकरेजिंग नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सारे नंबर्स हैं, इसलिए रजत ने आपको हाथों हाथ बता भी दिया कि कौन से खराब है और कौन से ठीक है। और बार बार जो रजत अबिट्टा बोल रहे थे उसका मतलब वो कामकाजी मुनाफा है, अगर जहाँ पे वो बड़ा है तो अबिट्टा का मतलब कामकाजी मुनाफा है। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं उसको लेकर वो अबिट्टा सुनने में बड़ा ऐसे लगता है कोई पत्थर मार, अबिट्टा ठा, तो इसलिए लगा कि नहीं अबिट्ठा नहीं होना चाहिए, तो इसको कामकाजी बोलते तो ज़्यादा बेहतर तरीके से भारतीयों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हाँ, वैसे तो हमारे चैनल तो भारतीय देखते हैं। वैसे ये हाँ, विदेशों में कई सारे भारतीय वो भी देखते हैं, अलग अलग देशों में, कोई कनाडा में, कोई गल्फ में, तो खैर देखने वाले, गल्फ कंट्रीज में देखने वाले तो बहुत हमारे दर्शक है वहाँ से। तस्वीरों से हमको पता हाँ, तस्वीरों से, वहाँ से जो मैसेज आते हैं ट्विटर वगैरह पे। एनीवे, चलिए, तो ये था रिजल्ट्स का हाल, लेकिन खबरों वाले शेयर भी ढेर सारे हैं। हाँ, दीपाली से पूछ लेते। दीपाली बताइए किन शेयरों में आज खबरें? सबसे पहले तो फोकस करेंगे सीएससी पर और दो नई लिस्टिंग पर। स्पेंसर रिटेल और सीएससी वेंचर्स की आज लिस्टिंग होगी। ये सीएससी की डीमर्ज एंटिटी हैं और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्पेंसर रिटेल की 300 रुपये प्रति शेयर के आसपास लिस्टिंग हो सकती है, वहीं सीएससी वेंचर्स की 600 रुपये प्रति शेयर के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना है। साथ ही डीएलएफ फोकस में रहेगा। खबर यहाँ ये है कि गुरुग्राम प्रोजेक्ट में कंपनी लगभग 49% हिस्सेदारी बेचेगी और 900 करोड़ कंपनी को मिलेंगे। HNES इसको ये हिस्सेदारी बेचने की बातचीत हो रही है, तो डीएलएफ फोकस में रहेगा। फुसेको इंडिया मेटल क्षेत्र की कंपनी है जो मेटल कंपनीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के आज रिजल्ट्स तो आने ही है, लेकिन रिजल्ट्स के साथ इंपॉर्टेंट ये है कि ये वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर भी बोर्ड डिसीजन ले सकता है, तो फोकस में आज फुसेको इंडिया का स्टॉक भी रहेगा। इसके अलावा लिंडे इंडिया, इनका जो ओपन ऑफर था वो तो रद्द हो गया है, फेल हो गया है, लेकिन अब प्रमोटर बीओसी ग्रुप ने जो 2025 का भाव था डीलिस्टिंग का उसको खारिज कर दिया है और आज वापस से डीलिस्टिंग के मुद्दे पर दोबारा से बोर्ड बैठक हो रही है, तो लिंडे इंडिया फोकस में रहेगा इस खबर की वजह से। इंडिगो, यहां भी मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं। रोनोजी दत्ता कंपनी के नए सीईओ बनाए गए हैं और साथ ही मीलवीती दामोदरन कंपनी के चेयरमैन बने हैं और ये दोनों ही बदलाव 24 जनवरी से लागू हो गए हैं। इसके अलावा कुछ प्रमोटर एक्शन हुआ है। 2 प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी खरीदी है, बाकी 3 प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है। फ्यूचर रिटेल, यहाँ पर
प्रमोटर फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज ने 5.25 लाख शेयर खरीदे हैं 22 जनवरी को, तो ये फोकस में रहेगा। इसके अलावा एस्टर डीएम हेल्थ केयर, यहाँ 23 जनवरी को प्रमोटर ने 30,000 शेयर्स खरीदे हैं। तो ये 2 कंपनियां ऐसी हैं जहां पर प्रमोटर्स की ओर से बाइंग हुई है। अब बाकी 3 कंपनियां बताते हैं जहां पर प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है। आरती इंडस्ट्रीज 21 से 22 जनवरी के बीच में प्रमोटर ने 12,000 शेयर्स बेचे हैं। केयर रेटिंग्स में नॉर्जिस बैंक ने 2.5 लाख शेयर बेचे हैं 985 के भाव पर, और बालाजी टेली यहाँ पर लगभग 24 लाख शेयर 89 के भाव पर बेचे गए, यानी जो टोटल हिस्सेदारी है वो 2.5% के आसपास है। तो बालाजी टेली ये भी फोकस में है। ठीक है, काफ़ी सारी खबरें हैं, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग खबर इंडिगो के सीईओ को लेकर भी आई, जो कि रोनोजय दत्ता जिनका नाम है, उनको कार्यभार दिया गया और इमीडिएट इफेक्ट दिया गया है। एक्चुअली वो पहले से ही कंसल्टेंट के तौर पर थे, तो ये अंदाजा था ही मार्केट को, और कल दोपहर से ये खबरें चल रही थी कि ये होने वाला है। तो मतलब कल मेरे ख्याल से जो सेकंड हाफ में ये 50% येस बैंक वाला असर आएगा इंडिगो? ना ऐसा कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि जैसे रवनीत गिल साहब का नाम आने से येस बैंक भागे। 2 वजह इसकी, 2 बता दूं। पहली चीज़, ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से पिछले 2 महीने से एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, दिसंबर से, ठीक है ना, तो पता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि कल ऑलरेडी स्टॉक इस पर रिएक्शन दे चुका है, रिजल्ट्स के बाद जो भागा है उसमें थोड़ा चीज़ ये भी था। तो ये खबर नहीं है, मैं ये बता दूं, तो इसके दम पे नहीं चलना है। स्टॉक चले वो एक अलग बात है। ठीक है, यानी कि सब कुछ इसके अंदर प्राइस्ड है, और करीब 70 रुपए की तेजी के साथ कल इंडिगो बंद भी हुआ था। खैर, अब कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी जान लेते हैं। येस बैंक को तो आपने रिपोर्ट्स में देख ही लिया एक बार, इसके अलावा और कौन कौन से हैं दिवांशी? बिल्कुल, आज सबसे पहले इंटरेस्टिंगली कोलगेट पर 2 रिपोर्ट्स आई है, सीएलएसए और क्रेडिट स्विस ने अपने जो लक्ष्य हैं वो भी बढ़ा दिए हैं। यहाँ पे जिस तरह से नतीजे आए वो उनको पसंद आए हैं, और साथ ही मार्जिन्स यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। तो इसके चल के यहाँ पे उनको टर्न अराउंड के साफ संकेत दिख रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि ये लगातार दूसरी तिमाही है जहाँ पे यहाँ जो मार्जिन है कोलगेट के वो काफ़ी सुधरते हुए दिख रहे हैं। 1375 से बढ़ाकर 1500 तक के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं। यही नहीं, सीएलएसए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी कह रहा है कि अब जल्द ही कंपनी को अपने छोटे शेयरधारकों से रॉयल्टी पेमेंट पर मंजूरी लेनी होगी, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोलगेट रॉयल्टी पे करता है सारी एफएमसीजी कंपनीज में से 5%। अगर ये घट के 2% के लेवल्स के आसपास आ जाता है तो यहाँ पे 10% तक के जो ईपीएस का अनुमान है वो अपग्रेड हो सकते हैं कोलगेट के। तो ये सीएलएसए की राय है। इसके अलावा आज अल्ट्राटेक सीमेंट, इस पे बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी से मिक्स्ड हैं, और बिनानी का जो एक्विजिशन उन्होंने किया है वो इसके अंदर ही है। तो काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन सीएलएसए यहाँ पे सेल की रेटिंग को बरकरार रखते हुए 3150 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं। और आखिर में आज यूबीएस की ऑटो पर रिपोर्ट आई है, जहाँ पे बहुत सारी 2 व्हीलर कंपनीज को उन्होंने डाउनग्रेड किया है, जिसपे फोकस करेंगे। हीरो, बॉश, अशोक लेलैंड, ये तीनों कंपनीज हैं जहाँ पे उन्होंने अपने लक्ष्य भी घटा दिए हैं, और हीरो मोटोकॉर्प पर सेल से बाय से सेल की रेटिंग उन्होंने कर दी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अलग अलग रिपोर्ट्स पे हम एक्शन और भी जानेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं, राकेश जी और कुणाल जी दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ हैं, विजय जी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, और साथ ही सचिन उतेकर वो भी हमारे साथ आज मुंबई स्टूडियो से हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चोपड़ा साहब भी हैं, कार्यक्रम में चोपड़ा साहब भी हमारे साथ हैं। तो चोपड़ा साहब, आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ। मार्केट के इस उथल पुथल के बीच में अगर आपको ट्रेडिंग वाले शेयर्स पे मिल रहा है ट्रेड, स्टॉप लॉस टारगेट मिल रहा है तो बात ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पक्के शेयर जो हमको इस उथल पुथल के बीच में बचाए रखेंगे, मौका मिले गिरावट का ले लेने चाहिए, वो शेयर कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी, अनिल मॉर्निंग जी सर, एंड बाकी दूसरे पैनलिस्ट। देखिए, नो डाउट बहुत ही मुश्किल हो गया है ट्रेड करना मार्केट्स में। आज सुबह मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप आया कि निफ्टी हैज बिकम लाइक अ सिटी बस, बार बार रुक जाती है, चलती है, रुक जाती है, पीछे चले जाती है, घूम जाती है, यू टर्न ले लेती है। सो बहुत डिफ़िकल्ट है इवन ट्रेडर्स के लिए। तो इस समय बेहतर यही है कि आप थोड़े से कंजर्वेटिव रह के ऐसे काउंटर्स में पैसा लगाएं जहां पर सेफ्टी है। तो मेरा पहला कॉल है कोलगेट पाल्मोलिव। अभी आपने बोला सीएलएसए का एक रिपोर्ट भी आया है, मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ा, मगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे और मुझे लगता है कि एक स्टेबल स्टॉक है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारत देश में ऐसा कोई बाथरूम होगा जहां पर आपको कोलगेट ना मिले या कोलगेट का कोई प्रोडक्ट ना मिले। तो 1326 की इसकी क्लोजिंग थी, इसको 1350 1370 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। दूसरा मेरा जो रिकमेंडेशन है वो कोटक बैंक है। कोटक बैंक के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि 10% स्टेक डाइल्यूट करना है उदय कोटक को,
तो मुझे लगता है कि इस भाव पे तो नहीं होगा, थोड़ा ऊपर जाके ही इसको डाइल्यूशन किया जाएगा। तो 1267 के करीब ये कल क्लोज हुआ था, तो इसको 1320 1350 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। एक स्टॉप लॉस जरूर रखें 1240 का। और फाइनली स्टरलाइट टेक, कल इसके रिजल्ट्स आए और बहुत ही अच्छे ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स थे। 58% बढ़ोतरी देखने को मिली इसके मुनाफे में। 290 की क्लोजिंग थी। मुझे लगता है कि इसको कोई थोड़ी सी लंबी अवधि तक रखे, 6 महीने से साल भर, तो 350 का टारगेट मैं इसका देना चाहूँगा और 270 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। ठीक है, कोलगेट हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। वैसे बजट के हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा ट्रू पिक्चर देता भी है इकोनॉमी की, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। और दूसरा एक स्टरलाइट टेक, तीसरा शेयर होगा, ये विजय जी की लिस्ट में है। तो तीनों शेयर हैं इन्वेस्टमेंट के शेयर, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से आज के शेयर सर। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आपको तो एक डिम्पी जी स्पेशल गुड मॉर्निंग है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह आपने अबीटा का विश्लेषण करा, तो एक लगता है कि आप आज स्पेशल मूड में हैं। तो स्पेशल गुड मॉर्निंग टू यू, बाकी सबको गुड मॉर्निंग। और डिम्पी जी, पिक्स में पहला पिक होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसको कल भी हमने दिया था। काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान है और आज की मार्केट में मैं रेगुलर बोल रहा हूँ, स्टॉक चुनना बड़ा मुश्किल है, तो बड़ा सिलेक्टिव होकर स्टॉक्स को चूज रहे हैं। रिलायंस में क्लियर पैटर्न है, 1219 के लेवल्स के साथ रिलायंस को खरीदने की राय है 1284 के टारगेट के लिए। दूसरा बाय कॉल होगा वोल्टास पर। वोल्टास भी लग रहा है कि नीचे में एक अच्छा बेस बना रहा है। 528 के स्टॉप लॉस के साथ वोल्टास को खरीदने की राय है 554 के टारगेट के लिए। इंटरेस्टिंग, दोनों ही बड़े शेयर चुने हैं। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चलने से काफ़ी हद तक आइडिया लग रहा था कि बाजार शायद जल्दी जल्दी नीचे ना भी जाए। एक तो ये बड़ा सपोर्ट था, और दूसरा वोल्टास, इसकी क्लोजिंग कल बड़ी इंटरेस्टिंग मिली है, अच्छे वॉल्यूम के साथ लास्ट में अच्छा क्लोज भी करके गया। कुणाल जी, आपको भी गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से आज के शेयर कौन से सर? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। Morning, आप sir. दोनों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई। आपको भी सर। आपको भी सर। और देखिए, सबसे पहले अनिल जी, आपने जो ये मुहिम छेड़ी है एलटीसीजी हटाने की, इसका जो रिस्पांस आ रहा है, इतने लोगों के फोन आ रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि इसमें शामिल हों, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मुहिम आपने छेड़ दी है, जिसका मतलब लगातार फोन बज रहे थे। कल भी कोई मेरे पास 5-7 लोगों के फोन आए ये कहने के लिए कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एलटीसीजी बिल्कुल हटना चाहिए। बिल्कुल, तो मैं आपको ये फीडबैक देना चाहता हूँ। हाँ, और ट्विटर पे तो मतलब मैं क्या बताऊँ कि धमाल ही लगी हुई है। और मतलब आप देखिए 91% लोग मान रहे हैं कि हटना चाहिए, 10% मान रहे हैं ठीक है। प्रजातंत्र में सबको लोगों का एक और तर्क है, जी, उनका ये कहना है कि भी देखिए, अगर एलटीसीजी आपसे नहीं हटाया जाता है तो कम से कम एसटीटी हटा दीजिए। हाँ, ये भी बात ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक ही होना चाहिए। एक मिनट, आप अपनी पिक्स देने से पहले चोपड़ा साहब भी नए नए आए हैं, उनसे एलटीसीजी वाली मुहिम पे बात नहीं हुई, तो मैं लगे हाथ उनसे पूछ लूँ। चोपड़ा साहब, आपका क्या मानना है, हटनी चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर चीज़ से इतना डैमेज हुआ, हमने पिछले साल से लेकर इस साल देखा, जो मिड कैप और स्मॉल कैप में कार्नेज हुआ, म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया, और फंसे कौन? बेचारे रिटेल निवेशक, जो आशा कर रहे हैं कि कभी ना कभी ये स्टॉक्स दोबारा चलने शुरू होंगे। तो मैं भी यही मानता हूं कि एलटीसीजी को निश्चित रूप से हटाना चाहिए। इसका इतना बड़ा गवर्नमेंट को बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिला, और जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुई है हमारी, तो उसका तो कोई आई थिंक कंपैरिजन है ही नहीं। तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं जी की इस मुहिम को, कि एलटीसीजी हटना चाहिए। अनिल जी, ठीक है विजय जी, आपकी सपोर्ट हमारे काम आएगी, और हम इसमें पक्का विजय हम भी हासिल करके रखेंगे, क्योंकि आपका विजय आशीर्वाद हमारे साथ आया है। एलटीसीजी, और ये मुहिम अब सिर्फ जी बिजनेस की मुहिम नहीं है, अभी सभी चैनल्स इसको फॉलो करें, सभी लोग इस पे आ चुके हैं इस मुहिम पे, अब ये मेगा मुहिम बन चुकी है। अब कुणाल जी, राकेश जी की मुहिम को कौन फॉलो नहीं करेगा, मुझे बताओ। इतनी तगड़ी मुहिम अगर वो चला रहे हैं, और अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, कई बार होता है ना कि संसद में भी कहते हैं ना कि पक्ष विपक्ष होते हैं, सब कुछ चलता है, हंगामे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन अगर राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो उस पर कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष को एक साथ, ये समझो पाकिस्तान का मुद्दा आ गया, कश्मीर का आ गया, कोई इस तरह का आ गया, तो सबको एक साथ होना चाहिए, राइट? तो मैं भी यही चाहता हूँ कि बाकी सब ठीक है, सर्वसम्मति से आगे बढ़ा जाए। चैनल, अखबार, मीडिया, टीआरपी, व्यूअरशिप, ये सब अपनी जगह छोड़ दीजिए। जहाँ पर अगर किसी ने, एक ने, वो इस बार ठीक है हमने उठा लिया, वो अलग बात है, कहीं और भी कोई अगर अच्छा मुद्दा उठाएगा, हमें लगेगा तो हम भी सपोर्ट करेंगे, उसमें क्या है। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुद्दे को बड़ा बना रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स के हित में जो अच्छी चीज़ें वो करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए।
कोई पहले करे कोई बाद में करे, ठीक है अब आपने लीडरशिप ले ली डिम्पी जी, वो अब आपकी थॉट लीडरशिप है, हमेशा आप आगे रहते हैं सोचने में, तो वो अच्छी बात है। तो वित्त मंत्री जी एलटीसीजी हटाओ ये मुहिम है और अभी तक 90%, ये सारा ट्विटर का फीडबैक है, आप जो देख पा रहे हैं इस समय वोट भी है और 90% लोग यही कह रहे हैं कि इसको हटा देना चाहिए। कुणाल जी आपके पिक्स। दो काउंटर जिन पे खरीदारी की राय है डिम्पी, इसमें सबसे पहले टेक महिंद्रा है जिसमें कि कल लेट आवर में बाइंग आते हुए दिखी और मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा में एक बड़ी तेजी बन सकती है। स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, काफी वक्त से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और अब एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 744 पर टारगेट रखना होगा और 715 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना है टेक महिंद्रा। और दूसरा काउंटर है येस बैंक, जिसकी कल पूरे दिन हमने चर्चा की और येस बैंक में जिस तरह का ब्रेकआउट अंतिम क्षणों में आया, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आकर के बंद हुआ, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है कि 232 235 के लेवल्स आपको येस बैंक में आते हुए दिखेंगे। 205 रुपए जो इसके लिए ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट का काम करेगा और वहीं पर स्टॉप लॉस रखकर मेरी राय में 10 रुपए का एक रिस्क लेकर के बाय करना चाहिए येस बैंक। 232 और 240 के लक्ष्य। ठीक है, टेक महिंद्रा, येस बैंक, दो कुणाल जी की लिस्ट में शेयर्स हैं। सचिन आपका भी स्वागत है। पहले तो मैं आपसे शेयर्स जानना चाहता हूँ आज के। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, अनिल जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। दोनों स्टॉक्स थोड़े विपरीत है, इनफैक्ट लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन रखना चाहूँगा जब तक निफ्टी 10,950 के ऊपर कॉन्फिडेंटली क्लोज नहीं देता तब तक। ओवरऑल बायस पॉजिटिव होगा, बट बेटर है कि आप ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से ही चले। बजाज फाइनेंस जो काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है इस पर्टिकुलर अप ट्रेंड में, हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर वीकली चार्ट्स में काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन्ड है। एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑस्किलेट कर रहा है और जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर पोजीशंस बन रही है, यहाँ से लगातार लग रहा है कि अराउंड 27,020 तक के लक्ष्य इस पर्टिकुलर रैली में आ सकते हैं। तो इसी लिहाज से 25-85 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह दूंगा। एक इमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 2670 का और एक एक्सटेंडेड टारगेट होगा अराउंड 2720 का। यूपीएल पे थोड़ी सी नेगेटिव बायस है, जिस तरीके से स्टॉक में एक 790-800 के आसपास एक हर्डल बन चुका है। लगातार दो एक्सपायरीज देख रहे हैं हम कि एक अच्छे परफॉर्मेंस के बाद ये पर्टिकुलर लेवल बार बार चैलेंज हो रहा है और जिस तरीके से लास्ट दो दिनों में जो पोजीशन शिफ्ट हुई है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से वापस एक बार स्टॉक 730 के लेवल्स के आसपास जाना चाहिए, जो इसका एक लोअर बाउंड सपोर्ट है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 764 पे फ्यूचर्स में। थोड़ी सी उछाल मिल जाती है 755 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 1 से 2 दिनों का ये कॉल होगा। 730 के लेवल्स वापस एक बार रिविजिट होने चाहिए। ये आज आपने इस खबर को डिस्काउंट कर लिया जो यूएस में इन्होंने कंपनी खरीदने के लिए रेगुलेशन ही इनको अप्रूवल आ चुका। राइट। इससे पहले हालांकि खबर तो थी बट रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रूव हो चुका। राइट। देखिए इनफैक्ट परसों का जो डेटा था आई थिंक वहाँ पर एक इमीडिएटली ऐसे लग रहा था कि ये पर्टिकुलर मूव ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है और उसके बाद स्टॉक में रिएक्शन ऑपोजिट देना चालू कर दिया था। उसके बाद आई थिंक यहाँ पर पोजीशंस काफ़ी हल्के हो चुके थे और कुछ शॉर्ट पोजीशंस इमीडिएटली यहाँ पर बन चुके हैं कल के सत्र में। तो मुझे लग रहा है इसका एक फॉलो थ्रू मूव बाकी है एंड जो लोअर बाउंड सपोर्ट है उसका अराउंड 730 के आसपास है। उसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो अराउंड 720 के आसपास है। तो आई थिंक एक बार वापस रिविजिट हो सकता है स्टॉक नेशन। ठीक है, लेकिन आप लेवल्स एक बार जरूर नोट कर ले। एक बार 730 का टारगेट होगा और 764 का एक स्टॉप लॉस। एक बार खुलेगा लेवल, उसके बाद से फिर से एक बार इस पर रिविजिट किया जा सकता है। अब आते हैं अलग अलग स्टॉक्स पे और राय लेना फटाफट से शुरू करते हैं कि इन स्टॉक्स में क्या किया जाए। क्वेस्ट कॉर्प नंबर से पहले बहुत अच्छा चल रहा था। कुणाल जी आपसे कर रहा हूँ शुरुआत। इसका मार्जिन्स तो फ्लैट है, अबीटा के अंदर यानी कि कामकाजी मुनाफे के अंदर थोड़ी बढ़त आई है और मुनाफा भी फ्लैट ही रहा है। क्वेस्ट कॉर्प ये नंबर से पहले ही डिस्काउंट कर चुका था अपने भाव में। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर तो बेहद कमजोर है डिम्पी। लगातार ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता आया है। 1200 रुपए का इसके लेवल्स होते थे, अब देखिए 645 पर चल रहा है, यानी कि आधा तो हो ही चुका है टॉप से। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखिए, मुझे लगता है कि रेंज में फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। 750 से 650 की रेंज है और क्योंकि रेंज के निचले स्तरों पर है, हो सकता है कि एक बार रिजल्ट आ जाने के बाद इसमें आपको कुछ पुल बैक देखने को मिल जाए और पुल बैक में हो सकता है 700-705 के लेवल्स आ जाएं। लेकिन जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है हर उछाल में निकलना चाहिए। स्ट्रक्चर कमजोर है, उछाल में निकल जाने की राय। ठीक है, इसके अलावा सीएलएससी पे आज कोलगेट की रिपोर्ट आई है और 1575 का टारगेट है। विजय जी तो कह रहे हैं कि कोलगेट पे सीएलएससी की। कोलगेट पे सीएलएससी पे कोलगेट की थी। मार्च मैंने ऐसे बोल दिया कोलगेट ने अभी तक रिसर्च चालू नहीं किया, सीएलएससी कवरेज शुरू करना बाकी है। ठीक तो सीएलएससी की रिपोर्ट है कोलगेट पर और 1575 का इसमें टारगेट है। खरीदारी की राय दे रहे हैं। अच्छा, विजय जी भी आज कह रहे हैं कि कोलगेट खरीदना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आज ही ले लें? क्या आज के हिसाब से भाव बिल्कुल ठीक है नंबर के बाद? एक बार सचिन आप देखिए कोलगेट।
देखिए कोलगेट का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट 13 दिसंबर के आसपास इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था कप एंड हैंडल फॉर्मेशन से, तो उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के बाद जो टारगेट्स बने वो अराउंड 1450 तक के हैं और अभी भी स्टॉक अच्छी तरह कंसोलिडेट कर रहा है। इनफैक्ट एक अच्छा बेस यहाँ पर बन चुका है 1290-1300 के आसपास, तो आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है। नीचे एक स्विंग है 1280 का जो आपको स्टॉप लॉस के लेवल से देखना चाहिए। 40 रुपए की रिस्क होगी और ऊपर में 1450 1460 तक के टारगेट्स अवेलेबल है, तो आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है चोपड़ा साहब, मैक्वारी की एक रिपोर्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट पे, वो ये कह रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस के हम रेटिंग देते हैं और 4420 का टारगेट है। उन्होंने दो चिंताएं भी बताई हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार मार्जिन कमज़ोर हैं और आगे चल के जो फ़ायदा मिलेगा ना कॉस्ट कम होने का, उनको अगले क्वार्टर में जाके मिलेगा। लेकिन एक चीज़ से उन्होंने तसल्ली जताई है कि मांग बहुत मजबूत है सीमेंट की, इसको लेकर डिमांड सप्लाई को लेकर आप चिंता ना करें। 4420 का टारगेट दिया है, आपकी राय चाहता हूँ। कि डिम्पी जो भी टॉप शेयर्स हैं हमारे निफ्टी 50 शेयर्स हैं, मैं करीब 6 महीने से बोलता आ रहा हूं जब से थोड़ा मार्केट टॉप्स बना रहा है कि बेहतर यही है कि आप टॉप रैंक कंपनीज में रहें। इन कंपनीज ने दे हैव वेदर्ड द स्टॉर्म्स, और कितनी ही इन्होंने आंधियां देखी हैं, तूफान देखे हैं, बाजार की गिरावटें देखी हैं। तो नो डाउट अल्ट्राटेक एक ऐसी कंपनी है जो कि सीमेंट बिजनेस में अग्रणी है, बहुत मेजर मार्केट शेयर है इसके पास। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी अगर बजट में और आने वाली अगर मान लीजिए इलेक्शन के बाद जो नई सरकार आती है तो सबसे पहला जो फोकस आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होती है तो कमोडिटीज में ऑफटेक बढ़ता है, तो सीमेंट स्टील जैसे सेक्टर्स को काफ़ी फायदा पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक अच्छे लेवल्स पे है अभी। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो भी आप पोजीशंस लें एक स्टॉप लॉस लगा के लें, और मैं कहूँगा कि यहाँ पे 100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलिए और लिया जा सकता है, मगर थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ये ट्रेडिंग बेट नहीं है इसमें 5-10 रुपये लेके बाहर आ जाएं। ठीक है, इस बीच लेकिन आप यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आप ये कॉल ज़रूर देखें। लिंडे इंडिया, इस खबर को लेकर सबसे पहले हमने आपके सामने बात रखी थी कि इनका जो बायबैक का प्लान है वो रद्द हो सकता है, क्योंकि 2-2 हज़ार रुपये की अगर कोई बोली लगाएगा और बायबैक का प्राइस 485 है, भाव 600 था, तो फिर ये रद्द होना ही था। हुआ भी है। आज फिर से एक बैठक होने वाली है लिंडे इंडिया की। कुणाल जी जरा आपकी रिकमेंडेशन। कल इसी खबर के चलते शेयर अच्छा खासा बंद हुआ 50 रुपये ऊपर। आज थोड़ा ठंडा होगा या फिर आज चलेगा जब तक बैठक कंप्लीट नहीं होती? अगला फैसला क्या होता है पता नहीं चलता। देखिए मुझे तो लगता है डिम्पी ये बात तय है कि इसका जो ये बाईबैक है ये तो फेल हो जाएगा, और फिर बाजार ये उम्मीद करेगा कि दोबारा से एक रिवाइज प्राइस के साथ दूसरा एक बाईबैक अनाउंस होगा। तो उसकी उम्मीद में मुझे लगता है कि तेजी बनी रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, डाउनसाइड कैप्ड है 650 पर। मुझे लगता है 650 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर 800 रुपये पर एक हर्डल है, तो 800 से 650 के बीच में ये ट्रेड करेगा। अच्छा ट्रेड ये बनता है कि 650 तक मान लीजिए कभी ये फिसलता है तो वहाँ इसको बाय करें। थोड़ा सा अपना होराइजन ब्रॉड करें, यानी कि थोड़ा लंबे अवधि तक इसमें निवेशित रहने के लिए तैयार रहें। मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने में और मैक्सिमम 1 साल के भीतर आपको इसमें एक बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में 650-655 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो उन लेवल्स पर जिन्होंने अभी तक नहीं लिया उन्हें बाय करना चाहिए। अरे वाह, 650-55 पे फिर से खरीदिए अगर नीचे होता है। देखते हैं आज कंपनी की बोर्ड बैठक में क्या फैसला होता है कि बायबैक में कोई वो रिवीजन लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, मना कर देते हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 2025 ये थी वो प्राइस जिस पर बिड किया है म्यूचुअल फंड ने, खासतौर से रिलायंस म्यूचुअल फंड जिनके पास 9-10% थी, राइट। और उनका ये कहना था कि जब बुक वैल्यू 1800 रुपये तो हम इतना सस्ता क्यों दें। सही भी है। तो ये मतलब कि आप किसी भी औने पौने दाम पर कंपनी को डीलिस्ट कराकर नहीं जा सकते। ये पूरी तरह से चेतावनी है विदेशी कंपनियों को, कुणाल जी की तरफ से भी और हमारे देश के दूसरे निवेशकों की तरफ से भी। रिलायंस पावर, जरा सचिन जी देखिए और दीजिए इस पर राय। मुनाफा 280 करोड़ से घटकर 190 करोड़ रुपए के आसपास रह गया है, तो मुनाफे में आई है कमी। हालांकि मार्जिन थोड़े से बढ़े हैं, 48% से बढ़कर लगभग 53-53% के आसपास मार्जिन आए हैं। तो ये बताइए रिजल्ट्स कैसे दिख रहे हैं? थोड़े वैसे कमजोरी की तरफ हैं क्या, और यदि हाँ तो स्टॉक पर क्या असर हो सकता है? देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो स्टॉक का थोड़ा वीक ही रहा है, बट जिस तरीके से ये इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में इस पर्टिकुलर महीने में जिस तरीके से ये स्टॉक ऑस्किलेट हो रहा है, आई थिंक इसमें एक रेंज अच्छी तरह डिफाइन हो रही है 27 से लेके 31 तक की। तो जिस तरीके से कल के सत्र में एक्शन हुआ, आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी एक लॉन्ग पोजीशन ही लॉन्ग बायस ही मेंटेन रखना चाहिए। जब तक स्टॉक 2750 के ऊपर मेंटेन होता है, आई थिंक ऊपर में
काफ़ी पोटेंशियल है कि वापस एक बार 31, 32 के लेवल्स रिविजिट हो सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा बायस पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। 27-50 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा इसमें। ठीक है। एक और स्टॉक है जिस पर कुणाल जी आपको राय देनी है, उसकी वजह एकमात्र है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, MNC फाइजर। बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस है, कामकाजी मुनाफा, ठीक है ना डिम्पी? मैं तो कामकाजी बोलता हूँ। हाँ, 118 करोड़ से बढ़कर 154 करोड़ हो गया है और 87 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 132 करोड़। अच्छी परफॉर्मेंस आई है। फाइजर खरीदेंगे आप? अली जी मैंने खरीदा हुआ है और मैंने और राकेश जी ने इसको 10 की कमाई में भी शामिल किया था, हमने रेकमेंड भी किया था। और मुझे लगता है कि फाइजर ऐसा स्टॉक है जिसमें आप गलत नहीं पड़ सकते हैं, इसको लेकर के इसको रखना चाहिए। ये बात सही है कि पिछले 3-6 महीने में इसने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है, शेयर काफ़ी वक्त से कंसोलिडेशन के मोड में है, लेकिन यही इसकी फितरत है। ये बहुत लंबे कंसोलिडेशन में जाता है और फिर बहुत तेजी से ऊपर आता है। इसका लगातार ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन भी अब पूरा होता दिख रहा है। इन स्तरों पर बाय करें, रिजल्ट वाकई में बहुत शानदार है और ऊपर के लेवल्स आएंगे। मुझे लगता है 3100 के लेवल्स इसमें कम समय में आते हुए दिखेंगे और बाद में ये वापस से 3600-3500 के लेवल्स दिखा सकता है, तो ये मौका अच्छा है इसको बाय करने। ठीक है, इस पीछे एक और खबर भी है जो कि DLF से जुड़ी हुई है। तो एक बार बंसल जी आपसे जरा होगा ये सवाल, ये गुरुग्राम प्रोजेक्ट में, इनका जो गुड़गांव में प्रोजेक्ट है उसमें 49% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ये खबर थोड़ी पुरानी भी है लेकिन वापस से सुर्खियों में आई है क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत तेज कर दी गई है इनकी तरफ से और करीब 900 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी बेची जा सकती है। बड़ी रकम है, कल शेयर ठीक ठाक बंद भी हुआ है, तो पॉजिटिव न्यूज़ आई है इसमें। आज कैसे चलेगा और कितना बड़ा टारगेट रखें इस पर? देखिए डिम्पी, मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा बड़े टारगेट्स यहाँ नहीं रखने चाहिए। ये स्टॉक ब्रेकआउट लेने के बाद भी नहीं चलता है और अभी तो इस स्टॉक के अंदर कोई ब्रेकआउट नहीं है। कल भी ऊपरी स्तरों से 183.5 के स्तरों से यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। डिम्पी, मेरा मानना है कि अगर इस खबर के चलते ऊपर में 186, 187 के भाव मिलते हैं तो एक बार किसी ने ले रखा है तो मुनाफे को बांधना चाहिए। ये बंसल जी आपको हो क्या गया है आजकल? आप हमेशा है ना सारे बाकी दिल्ली वालों से अलग चलते हो। आशु जी, कुणाल जी, संजीव भसीन साहब, चोपड़ा साहब जो भी बोले उसके विपरीत करते हो, ऐसा क्यों? इन सबको DLF पसंद है, आपको क्यों नहीं है? देखिए अनिल जी, सबके अपने अपने निजी कारण हैं। अब DLF में अनिल जी देखिए, मेरा तो सिंपल सा एक रीजन है। तो आप इन चारों पे आरोप, एक मिनट, आप इन चारों पे आरोप लगा रहे हैं, इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। नहीं अनिल जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा। अनिल जी आप बिल्कुल ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपने जिन 4 लोगों के नाम लिए हैं उनमें से एक तो ऐसे हैं जो गर्दन पकड़ लेते हैं कि आपने ऐसा बोला कैसे। चलिए, तो बंसल जी को DLF कम पसंद है, कुणाल जी के तो पोर्टफोलियो में भी है, हमें पता ही है। ओके, तो DLF में अगर इस खबर के दम पर तेजी बने तो 187-88 के आसपास प्रॉफिट बुक करें या फिर निकल जाए। एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए और वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस के जरा चार्ट देखिए सचिन और बताइए। यहाँ पर भी नतीजे मिले जुले से हैं, कोई बहुत बदलाव नहीं। 271 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 278 आया है। मार्जिन्स हल्के से ½ % घटे हैं, मिले जुले से कह सकते हैं नतीजे। कल मजबूती के साथ बंद हुआ था, कुछ और तेजी बन सकती है या रुक जाएगा? देखिए, आई थिंक इमीडिएटली स्टॉक में हर्डल अभी 935, 940 के जोन में ही है और जिस तरीके से 2 दिन से लगातार इसमें तेज़ी हो रही है, आई थिंक वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट में बुक करने की सलाह दूंगा। इमीडिएटली ऐसे कोई बड़ा रिवर्सल नहीं नज़र आ रहा है, तो आई थिंक किसी की अगर ट्रेडिंग पोजीशन यहाँ पर है तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा 910 का और 940, 935 वैसे जोन में आ जाता है तो वहाँ पर एक बार मुनाफा बांध देना चाहिए। ओके, वहाँ पर मुनाफा बांध लिया जाए। चलिए, ये है आपके लिए एम्फेसिस पर आए।